नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। मथुरा में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी की बैठक में बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन पर जताई गई चिंता, सुरक्षा पर दिया जोर। 2013 में वक्फ बोर्ड में किए गए संशोधन को बताया असंवैधानिक। भाजपा ने वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। हलफनामे को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा नकली गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची की जारी। अब तक कांग्रेस ने 71 उम्मीदवारों की घोषणा। शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी सूची में भी 15 नामों की घोषणा। प्रदूषण नियंत्रण की समस्या पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की महत्वपूर्ण बैठक। पिछले साल से इस साल तक पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 35% और हरियाणा में 21% की आई कमी। इजरायल ने ईरान के तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत पर किए हमले, 2 सैनिकों की मौत। ईरान ने की हमलों की निंदा, कहा हमें अपनी रक्षा करने का है अधिकार और हक। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक के दौरान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले समेत संघ के बड़े पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हिंदू पलायन ना करें, लेकिन उनकी रक्षा होनी चाहिए। उन्हें सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। में भारत के सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनकी भूमि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन हिंदू वहां रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहने का है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से लोग जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने वक्फ बोर्ड 2013 में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए कहा कि असंवैधानिक तरीके से सारे अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए गए। 2013 तक का इसमें विशेष समस्या नहीं थी। 91 में एक बार हुआ, 2013 में अमेंडमेंट किए। जो अमेंडमेंट किए वो वक्फ को पूरा अधिकार दे दिया, अनक्वेश्चनेबल हो गया। डीएम भी कुछ नहीं कर सकते। भारत के सरकार के, भारत के स्वतंत्र देश के अंदर एक स्वतंत्र इकाई हो गई, वक्फ जो कहेगा वही हो गया। मुस्लिमों के अंदर कई समुदाय वक्फ के ज्यादती से, वक्फ के शोषण से, वक्फ के अन्याय से वो त्रस्त है, इसलिए वो भी इस विषय के कह रहे हैं। तो इसलिए उसके जो अमेंडमेंट के विचार आया है, ठीक है, जब जेपीसी सोचकर जो बनाएंगे, अभी जेपीसी के सामने है, देश के जो भावना और आवाज है उसके अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन करना है, उसको और क्या करना है देखना ही पड़ेगा। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने हिंदुओं की एकता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भाषा, जाति, पंथ के आधार पर अगर बटेंगे तो नुकसान हिंदुओं का ही होगा। कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता।
इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। गौरव भाटिया ने वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए हलफनामे को जनता के साथ धोखा बताया। कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लाखों लाखों ऐसे नागरिक हैं जो सजग हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और उन्होंने ही ये मुद्दे तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं। तो मैंने जो पहला सवाल उठाया, इसका पूरा पूरा विस्तृत वर्णन प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं किया है। इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर प्रमोद शेंडे, कामठी सीट से सुरेश भोयर, आर्नी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे, औरंगाबाद पूर्व से मधुकर देशमुख, शिरोल सीट से गणपतराव पाटिल, रालेगढ़ से वसंतपुर के और सावनेर से अनुजा सुनील केदार को उम्मीदवार बनाया है। इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने दूसरी सूची की घोषणा की। पार्टी की दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा एससी से राजू तड़वी, जलगांव शहर से जयश्री, सुनील महाजन और भी कई लोगों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री प्रदान की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग है। फाइलेरिया और टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो रही है। भारत सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में ट्रोकोमा नामक संक्रामक रोग जो अंधेपन का कारण बन जाता है को समाप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई ने एम्स के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवा के लिए ऐप बनाए, जिनसे लोगों को बहुत मदद मिल रही है। आईआईटी भिलाई एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर दिया है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आईआईटी भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिससे गांव के लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए भी आईआईटी भिलाई अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए आईआईटी भिलाई की टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईआईटी जोधपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के भारत में सरनेम से ज्यादा आपकी डिग्री और शिक्षा का महत्व है। उपराष्ट्रपति 2 दिनों के लिए जोधपुर और जयपुर दौरे पर हैं। With an IIT and AIIMS
and a national law university, it is not just Jodhpur alone. Institutions of national importance are continually dotting our landscape for over a decade or so across the nation. This educational spread out defines, in a sense, our continual developmental journey, at the root of which are the roots of the society. Bharat is undergoing much needed affirmative transformation. Today you are living in Bharat, where your character and merit matter more than your last name, something that was unthinkable a decade or so ago. इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेंगलुरु में स्वर्ण भारती महोत्सव में श्रृंगेरी श्री शारदा पीठम द्वारा आयोजित नमः शिवाय पारायण में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्म भारतीय संस्कृति की सबसे मौलिक अवधारणा है जो जीवन के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन करती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आयोजन में शामिल हुआ। It is my great fortune to be blessed by way of association with this unique event that pristinely captures the cultural and spiritual wealth of Bharat. We are without a parallel. There is no other situation in the world. We are one and only one, and we stand for entire humanity. और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कृषि एवं वन पर्यावरण मंत्री सहित राज्यों के कृषि सचिव और मुख्य अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पिछले साल से इस साल तक पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 35% और हरियाणा में 21% की कमी आई है। साथ ही केंद्र सरकार आगे भी देश में पराली पर नियंत्रण के लिए पूरा सहयोग करेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर काम किया जा सके। जो दिल्ली में प्रदूषण की भयानक समस्या हर साल पैदा होती है, उससे निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। पिछले साल से इस साल तक पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब में 35% कमी आई है,
हरियाणा में 21% कमी आई है। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज्यादा कमी आई है। तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण, अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं मिलके केंद्र और राज्य, उसका प्रयत्न करेंगे। इधर राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने जलवायु कार्रवाई, आपदा जोखिम योजना, लोकतांत्रिक सफलता, वित्तीय समावेशन, डिजिटल परिवर्तन और एआई नेतृत्व में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर वक्तव्य दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एआई में मदद की भारत की पेशकश राष्ट्रमंडल घोषणा में शामिल है। इधर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमशीलता शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी, पैरा ओलंपियन प्रीति पाल सहित देश भर से कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रेनर्स, प्रतिनिधि और छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर में कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही वर्ल्ड स्किल डेवलपमेंट प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्किल इंडिया के क्षेत्र में देश भर में बहुत अच्छा काम हो रहा है और भविष्य में इसे और भी आगे ले जाने का संकल्प है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिखित संदेश में सभी को बधाई देते हुए देश में स्किल डेवलपमेंट में हुए कार्यों और उनके महत्व का जिक्र किया, जिसका प्रसारण भी कार्यक्रम के दौरान किया गया। 19 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, बड़े पैमाने पे बड़े स्केल पे इम्तिहान हुआ और अच्छे तरीके से वो कंडक्ट भी हो गया एग्ज़ाम, और उसमें हमारा पास परसेंटेज भी 88% रहा। आगे और सुधार लाने के लिए आईटीआई सिस्टम में जहाँ नए इक्विपमेंट की ज़रूरत है, नए कोर्सेज़ को जोड़ने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री से बेटर लिंकेज वहाँ लाना है ताकि वहाँ की सीट्स की डिमांड हो और उस कोर्स को करने के बाद बच्चों को नौकरी बेहतर तरीके से मिल पाए। इधर हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 2 साल से खाली चल रहे सरकारी पदों को खत्म करने का फैसला लिया है। इसे लेकर एक बार फिर हिमाचल सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे युवाओं को सरकार के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल की कांग्रेस सरकार एक बार फिर अपने एक और फैसले को लेकर सुर्खियों में है। सरकार ने पिछले 2 सालों में अलग अलग विभागों में खाली चल रहे पदों को खत्म करने का फैसला लिया है और इसके जरिए प्रदेश में हजारों नौकरियां खत्म करके युवा बेरोजगारों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने पिछले 2 सालों से खाली चल रहे पदों को भरने के बजाय उन्हें खत्म करने का ऐलान किया है। विपक्ष के मुताबिक प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद इस वक्त खाली चल रहे हैं। खाली पदों में 15 से 20 हजार पद ऐसे हैं जो पिछले 2 सालों से खाली हैं, जिन्हें अब खत्म किया गया है। इस फैसले के बाद सरकार ने सफाई दी है और कहा है कि इसकी जगह नई नौकरियां जरूरत के हिसाब से सृजित की जाएंगी। सवाल उठने के बाद सरकार ने यू टर्न लेते हुए नई नोटिफिकेशन जारी करते हुए नई नौकरियां जारी करने की भी बात कही है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने उससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि टाइपिस्ट क्लर्क है तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है JOIT में। इधर विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के राज में व्यवस्था परिवर्तन की जगह व्यवस्था पतन हो रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहली कैबिनेट में ही 1 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है और पिछले 2 साल में सरकार ने ना के बराबर नौकरियां दी हैं। अब की बात तो यहां तक के यहां तो नोटिफिकेशन करने के बाद यहां तक बात कह दी कि अब जो पोस्टें हम ये समाप्त करने का जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत जो है तुरंत प्रभाव से बजट बुक से भी इनको एबॉलिश मतलब इनको समाप्त किया जाए, समाप्त माना जाए।
प्रदेश में इस वक्त करीब 6 से 8 लाख युवा ऐसे हैं जो अलग अलग विभागों के लिए सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा कई परीक्षाओं के लंबित परिणामों की वजह से भी सरकार निशाने पर है। विपक्ष का यह दावा है कि प्रदेश में 1 लाख से 1.5 लाख तक पद ऐसे हैं जो खाली हैं, जिनमें भर्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार उस पर भर्तियां ना करके उन पदों को खत्म करने का काम करती नजर आ रही है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज। इधर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सपा के स्टार प्रचारक लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव और आजम खान का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में जेल में बंद आजम खान का नाम सभी को चौंका रहा है, क्योंकि अब देखना यह है कि जेल में बंद आजम खान किस तरह समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार में हिस्सा ले पाएंगे। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। त्योहारों के मौसम में रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करना रेलवे के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय रेल ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए हैं। मसलन अतिरिक्त टिकट खिड़कियां बनाए गए हैं, तो प्रतीक्षारत मुसाफिरों के लिए भव्य पंडाल बनाए गए हैं। बुजुर्गों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए रेलवे के वॉलंटियर्स कमर कसकर तैयार हैं। उत्तर रेलवे ने और क्या खास तैयारी की है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज ने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा से खास बातचीत की। हमारे साथ उत्तर रेलवे के GM अशोक कुमार वर्मा हैं बातचीत के लिए, जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इस बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए? इस साल हम लोगों ने 195 ट्रेनें ऑलरेडी अनाउंस करी हैं और जिनकी बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हमें उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने करीब 18 रेक्स हमारे पास रेडी रखे हैं कि अगर बीच में कभी भी यात्री संख्या बढ़ेगी तो हम लोग उनको ले जा पाएँ। पहले देखा गया था कि सब लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, फिर ट्रेन आती है तो एकदम से वहाँ भगदड़ मचने की समस्या पैदा होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार सारी ट्रेनें जो क्षेत्र में जाएंगी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाएंगी, जिससे यात्री सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुँचाएँ, उनको फुटओवर ब्रिज पर नहीं चढ़ना पड़े। बुजुर्गों को पहुँचाने के लिए भी आप तत्परता दिखा रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं उनको कैसे बॉगी तक पहुँच। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर उनको प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए किसी की मदद चाहिए तो हमारे वॉलंटियर्स अवेलेबल रहेंगे जो उनको कोच तक पहुँचाने में मदद करेंगे। आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा पूर्वांचल के लिए जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो खुलती हैं, वहाँ पर क्या अलग से पंडाल बनाए गए हैं, क्या खास इंतजाम किए गए हैं? तो नई दिल्ली स्टेशन और आनंद विहार में हम लोगों ने 72,000 स्क्वायर फीट एरिया क्रिएट किया है होल्डिंग के लिए, जो हम लोगों ने रिजर्व का अलग किया है और अनरिजर्व का अलग किया है और उसकी अलग अलग कलर स्कीम करी है जिससे लोगों को उसमें कोई असुविधा नहीं हो। और जो अनरिजर्व वाला हमारा एरिया है उसके पास में हम लोगों ने बहुत बड़ा एक टिकटिंग एरिया क्रिएट किया है, जहाँ पे करीब हमारी 10 टिकटिंग विंडो होंगी और 10 हमारी ATV मशीन होंगी और इन मशीनों पे आप कैश या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से UPI के थ्रू या भीम ऐप के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अमूमन वेटलिस्ट की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, कई बार बर्थ नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी कुछ अतिरिक्त बर्थ जो है वो देने की तैयारी हम लोगों ने जितनी भी हमारी रेगुलर ट्रेनें हैं उसमें सभी में एक्स्ट्रा कोचेज बढ़ाए हैं। पिछले साल से लेके अब तक 123 नई ट्रेनें चली हैं हमारी और इस पीरियड में हम लोग 195 नई ट्रेन चलाएंगे, नए फेरी चलाएंगे। उसके अलावा अगर हमारे को वेट लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो हम एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने के लिए हमने ट्रेनें ऑलरेडी हमने तैयार करके रखी है। टोटल हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी इस बार क्रिएट करी है नॉर्मल के अलावा 1,70,000 के आसपास हम लोगों ने सीटें एक्स्ट्रा क्रिएट करी है। अशोक कुमार वर्मा जिन्होंने कहा कि आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पंडाल जहां बनाए गए हैं, वहीं पर मुसाफिरों को उनके कोच और बॉगी तक पहुंचाने के लिए भी भारतीय रेल पूरी तत्परता दिखाएगा। कैमरामैन कमलेश और SN मिश्रा के साथ राजेश राज, DD न्यूज़, दिल्ली। इधर इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके 3 प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने तेहरान, खुजिस्तान
और इलम प्रांत में की गई एयर स्ट्राइक में कुछ जगहों पर सीमित नुकसान की बात मानी है। ये हमले 3 चरणों में किए गए। इजराइल ने बताया कि एयर स्ट्राइक पर विमानों के सुरक्षित वापसी हो चुकी है। साथ ही कहा कि हमें हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। वहीं ईरान के मुताबिक उसके 2 सैनिक इन हमलों में मारे गए हैं। वहीं ईरान ने कहा है कि हमें अपना बचाव करने का अधिकार है और हम सही समय पर जवाब देंगे। हालांकि हम इसमें कोई झिझक या जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। इस हमले की अमेरिका को पहले से जानकारी थी। अमेरिका ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान पर हमले में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। और बात खेल की खबरों की करें तो पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। मैच के आखिरी दिन भारत के सामने 359 रन का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की दूसरी पारी 245 रन पर सिमट गई और 113 रन से मैच गंवा दिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 156 रन पर समाप्त हुई थी। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 103 रन की बढ़त के साथ बैटिंग करने उतरी और अपनी दूसरी पारी में 255 रन बनाए। इस तरह उन्हें कुल 358 रन की बढ़त हासिल हुई थी। न्यूजीलैंड के लिए यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने भारत में टेस्ट सीरीज जीता है। हालांकि भारत दौरे पर आई कीवी टीम ने लगातार 2 टेस्ट मैचों में हारकर सीरीज में अजय बढ़त बनाकर इतिहास रच दिया है। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।